तो चलिए आइए स्टैटिक जीके हम लोग शुरू कर रहे हैं। और स्टैटिक जीके में आपको हम कौन कौन टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो शास्त्रीय भाषा पढ़ा दिए हैं और भारत रत्न यानी पुरस्कार में भारत रत्न वाला टॉपिक हो चुका है और एक शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य वाला टॉपिक हुआ है। तो आज स्टैटिक जीके में हम लोग तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हालांकि पुरस्कार में और टॉपिक रह गया है, जैसे भारत रत्न करवा दिए, तब भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये सब बाकी है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये यानी कि 100% गारंटेड एक नंबर आपका तो आएगा ही आएगा, एकदम 100% गारंटी है। अगर आप बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जनगणना से एक सवाल पक्का आता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक बनाने जा रहे हैं यानी जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है जनगणना। तो आप लोग हेडिंग बनाइए जनगणना, यानी सेंसस पे हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। जनगणना को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस, और जनगणना से एक नंबर पक्का आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। तो जनगणना आप लोग हेडिंग बनाइए और जनगणना का पूरा पहले इतिहास समझते हैं कि आखिर जनगणना का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा कि जनगणना सबसे पहले किनके समय में हुआ था। पहले एग्जाम में यही सवाल आएगा कि जनगणना सबसे पहले किनके समय में हुआ था और कब हुआ था। तो आपका जवाब होगा कि सर 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना हुआ था। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यही हो गया कि पहली बार जनगणना कब हुआ, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, पहला क्वेश्चन। फिर आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि जनगणना पहली बार दशकीय आधार पे कब हुआ था, और कभी बोल देगा वैज्ञानिक आधार पे कब हुआ था। तो दशकीय आधार बोले या वैज्ञानिक आधार बोले एक ही बात होता है। तो अगला लिखिएगा जो जनगणना है, जो जनगणना है वह दशकीय आधार पे, दशकीय आधार, दशकीय का मतलब होता है 10 वर्ष पे जनगणना नियमित होगा, यानी जनगणना दशकीय और वैज्ञानिक आधार पे, उसी को हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक आधार पे। तो कभी कभी प्रश्न ये आता है कि बताइए जनगणना दशकीय आधार पे कब हुआ या जनगणना वैज्ञानिक आधार पे कब से स्टार्ट हुआ। तो आपका सवाल का आंसर होगा 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में दशकीय आधार पे यानी वैज्ञानिक आधार पे जनगणना शुरू हुआ। दशकीय आधार पे क्या होता है कि हर 10 साल पे जनगणना होगा, और अभी भी यही चल रहा है, अभी भी हर 10 साल पे जनगणना वाला कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। फिर आपसे पूछा जाता है कि जनगणना दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। तो कभी ईयर भी पूछता है और कभी किनके समय में हुआ है वो भी पूछता है। तो आप ये दो प्रश्न को जल्दी से नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए दो प्रश्न को। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, जैसे जनगणना जब कराया जाता है तो किसी न किसी के देख रेख में कराया जाता है। तो पहली बार जनगणना किनके देख रेख में करवाया, तो जिनके भी देख रेख में कराया जाता है ना उनको बोला जाता है जनगणना आयुक्त कौन थे। तो पहले परीक्षा में पूछा जाता है कि पहला जनगणना जब हुआ था तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, यानी उनके देख रेख में जनगणना कराया जाएगा, यानी जनगणना कराने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दिया जाता है, उसे बोला जाता है जनगणना आयुक्त। तो पहला जनगणना आयुक्त कौन थे पहली बार, यानी 1872 वाला। तो पहली बार जनगणना आयुक्त बने थे WC क्लाउडेन, क्लाउडेन, WC क्लाउडेन। तो WC क्लाउडेन के
WC क्राउडेन ये जनगणना आयुक्त थे, तभी भारत में पहली बार जनगणना कराया गया। तो आपका सवाल का आंसर हो गया WC क्राउडेन। तो छाप दीजिए, WC क्लाउडेन नहीं, फ्लाउडेन होना चाहिए। फ्लाउडेन, क्लाउडेन नहीं होना चाहिए, फ्लाउडेन कर दीजिएगा। इसको क हटा के फ लगा दीजिए, फ्लाउडेन होना चाहिए। फ्लाउडेन, क्लाउडेन नहीं, फ्लाउडेन होना चाहिए। तो WC फ्लाउडेन के काल में, हालांकि जब ऑप्शन आएगा तो WC से समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि सर अभी हाल फिलहाल में जो जैसे हम लोगों के पास में बोलते हैं ना कि इतना आबादी है, इतना पढ़ा लिखा है, तो हम लोग कौन से जनगणना के आधार पे ये बोलते हैं? तो अभी हम लोग 2011 की जनगणना के आधार पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है। 2011 के बाद जनगणना 21 में कराना था, लेकिन 21 में कोरोना वायरस था, इस वजह से हम लोगों ने 21 में नहीं करा पाया। तो अभी जो जनगणना वाला जो भी हमारे पास रिपोर्ट है ना, वो 2011 की जनगणना का रिपोर्ट है। तो आप ये बात छापिए पहले आप, इसके बाद इसको मिटाने के बाद आपको यही पूछा जाएगा कि 2011 में जनगणना जो हुआ था लास्ट टाइम, यानी अब तो 21 में होना था, 21 में नहीं हो पाया, 22 में भी नहीं हो पाया, तो 23-24 में जनगणना हुआ है। अभी उसका रिपोर्ट आना बाकी है, रिपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है। जब हो जाएगा तो हम लोगों को रिपोर्ट आ जाएगा। अभी फिलहाल 2011 का जनगणना चल रहा है। तो परीक्षा में आता है कि सर 2011 का जो जनगणना हुआ इससे पहली बार, तो वो कौन से क्रम का है? यानी 1872 में जनगणना शुरू हुआ। तो 1872 में जब जनगणना शुरू हुआ था ना, तब वो दशकीय आधार पे नहीं था, लेकिन जब 1881 में शुरू हुआ तब जाके दशकीय आधार पे स्टार्ट हुआ, यानी हर 10 वर्षों पे स्टार्ट हुआ 1881 से। लेकिन 1872 से जनगणना देश में चला आ रहा है। तो 1872 से लेकर 2011 तक में, तो ये 2011 में जब जनगणना कराया गया तो परीक्षा में पूछा जाता है कि 2011 का जो जनगणना है वो कौन से क्रम का है? परीक्षा में पूछा जाएगा 2011 का जो जनगणना है वह कौन से क्रम का है? तो आपका जवाब होगा, क्रम जो होगा वो 15वां क्रम का है। कितने से क्रम का? 15वां क्रम का। तो परीक्षा में आएगा कि 2011 का जनगणना कौन से क्रम का है? तो आप बोलेंगे 15वें क्रम का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और आपसे पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? मतलब जब भारत आजाद हो गया, यानी 1947 की बात, तो 1947 के बाद 2011 का जो जनगणना है वो कौन से क्रम का है? ये जो 15वां क्रम है तो 1872 से शुरू होकर 2011 तक का पूरा है। उसमें दशकीय भी है और बिना दशकीय भी है। अभी वाला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत, यानी जब भारत आजाद हो गया उसके बाद कौन से क्रम का जनगणना है? तो आप बोलेंगे कि सर 7वां क्रम का जनगणना है। यानी जब भारत आजाद हो गया है तो 2011 में जब जनगणना हुआ तो वह 7वें नंबर का जनगणना है। तो ये भी आपके लिए प्रश्न बन गया कि स्वतंत्र भारत का 2011 की जनगणना कौन से क्रम का है? तो आपका जवाब होगा 7वां क्रम का है। तो जल्दी से इसको भी नोट करिए। लेकिन आपसे जब सवाल पूछा जाएगा ना एक चीज कि 2011 की जनगणना पूरा जब 1872 से शुरू हुआ था और 2011 तक कैवे क्रम का है? 15वें क्रम का है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए ना कि 2011 की जनगणना दशकीय आधार पे कौन से क्रम का है, यानी 10 वर्ष वाला जो शुरू हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, तब 1881 से 91 हुआ होगा, 2001 हुआ होगा, ऐसे करके ये कौन से क्रम का है? यानी कि अगर हम 18 यानी दशकीय जनगणना को केवल काउंट करें, तो दशकीय जनगणना को अगर हम केवल काउंट करें दशकीय आधार पर 2011 का जो जनगणना है वो 14वां क्रम का है। कौन सा क्रम का? 14वां क्रम का। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर 14वां क्रम का कैसे हो गया?
तो भाई मेरे एक चीज बताए ना हम आपको कि 1872 में जो जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, वो 10 के आधार पे नहीं था। लेकिन एक प्रश्न अभी बोले ना कि 2011 में टोटल कैमा क्रम का, तो 15वां, तो एक 1872 वाला घट जाएगा, क्योंकि 1872 के बाद 1881 से जनगणना जब स्टार्ट हुआ तो 10 के आधार पे चलता रहा और आज भी 10 के आधार पे चला रहा है। तो एगो 1872 वाला कम जाएगा, 15 न होके 14 रहेगा। तो आपसे अगर 10 के आधार नहीं पूछेगा, सीधे बोलेगा 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना है, तो आप बोलेंगे 15वें क्रम का है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि 10 के आधार पर 2011 की जनगणना कौन से क्रम का है, तब आप बोलेंगे 14वां है। लेकिन जब स्वतंत्र भारत की बात आएगा, यानी आजादी के बाद, तो 7वें क्रम का है। इतना पहले आप नोट कीजिए। इतना आप नोट कर लीजिए। यानी 10 के आधार पे जब पूछे, 10 के आधार पे जनगणना पूछे तो 14वां होगा, और स्वतंत्र भारत का पूछे तो 7वां होगा, और कुल मिला के पूछे तो 15वां होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आप बोले ना कि पहली बार जनगणना हुआ था तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो हम बोले WC फ्लाउडेन था। लेकिन 2011 में जनगणना हुआ, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। परीक्षा में आएगा कि 2011 में जब जनगणना हुआ था तब उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। जनगणना जो आयुक्त थे वो कौन थे, और उसका नाम है चंद्रमौली। क्या नाम है? चंद्रमौली नाम है। चंद्रमौली हेडिंग, मतलब इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमौली। जल्दी से नोट कीजिए, चंद्रमौली था। यानी 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली था। और चंद्रमौली के देख रेख में ही क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। तो चंद्रमौली के देख रेख में जनगणना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सर 2011 में जब जनगणना हुआ तो उसका कुछ थीम था। 2011 की जनगणना का कुछ थीम था, तो थीम क्या है? लिखिएगा 2011 की जनगणना का थीम क्या है। फिर लिखिएगा 2011 की जनगणना का थीम क्या है। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका थीम क्या है? हमारी जनगणना और हमारी भविष्य, हमारा भविष्य। तो 2011 की जनगणना का थीम क्या है? तो उसका थीम है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नोट कीजिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका थीम है। 2011 की जनगणना का थीम क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका थीम है। नेक्स्ट उतर गया, आगे लिखिएगा। एक ऐसा जनगणना हुआ था देश में, यानी 1900, आप बात करें 11 से लेकर 1921 वाला जनगणना, यानी 1911 से 21 में होगा ना, 1921 10 साल बाद। तो 1911 में जो जितना आबादी था देश के अंदर और 1921 में जितना आबादी हो गया, तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। होता है ना, या तो आबादी बढ़ेगा या फिर आबादी घटेगा, यही तो होगा। यानी आबादी बढ़ेगा या आबादी घटेगा। यानी 1911 में जब जनगणना हुआ था और 1921 में जब जनगणना हुआ तो आबादी बढ़ने के बजाय घट ही गया। आबादी बढ़ा नहीं, घट गया। कारण क्या था कि जैसे अभी आप देखे होंगे 2020 के अंदर में कोरोना वायरस टाइप का एक बीमारी आया था। उस समय भी 1911 के आसपास में एक बीमारी आया था, जिससे जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुआ था?
जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था, इसीलिए इसे बोलते हैं महान विभाजन, महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम बार बार यहां से चले जा रहे हैं। जाने का कारण क्या है कि मोबाइल का स्क्रीन बार बार माने ब्लडिंग हो जा रहा है, ब्लड हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि वीडियो कट जा रहा हो, अंधेरा हो जा रहा होगा, तो उसको हम बार बार क्लिक करने जा रहे हैं, कोई सेटिंग में आ गया है। इस वजह से हर 2-2 मिनट पे हमें क्लिक करना पड़ता है ताकि अंधेरा न हो। तो 1911 से लेकर 1921 वाला जो जनगणना था ना, यानी 1911 में जितनी आबादी थी 1921 में आबादी बढ़ने के बजाय घट गया था। इसीलिए इस वर्ष को हम लोग बोलते हैं महान विभाजक वर्ष। एग्जाम में आएगा कि महान विभाजक वर्ष कौन सा है, ऑप्शन दे देगा 1911 से 21, 1900 आपको दे देगा 11 से पहले यानी 1900 से 1911, 1901 से 1911, ऐसे करके 1921 से 1931, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको याद रखना है कि 1911 से लेकर 1921 वाला महान विभाजक वर्ष था, यानी आबादी बढ़ने के बजाय आबादी घट गया था। कारण क्या था कि महामारी फैला हुआ था। आप लिख सकते हैं महामारी फैलने की वजह से, महामारी फैलने की वजह से, महामारी फैलने की वजह से आबादी बढ़ने की बजाय घट गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कोई पूछेगा कि जनगणना कौन से सूची का विषय है। आपको मालूम है ना, परीक्षा में आता है कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची क्या होता है? राज्य सूची पे कानून राज्य सरकार बनाता है, लेकिन संघ सूची पे कानून केंद्र सरकार बनाता है, और समवर्ती सूची पे कानून दोनों बना सकता है, राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है। तो हम पूछेंगे कि जनगणना राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है, तो अधिकतर बच्चा जनगणना को बोल देगा राज्य सूची का विषय है, जो कि हो जाएगा गलत। जनगणना आज के टाइम में समवर्ती सूची का हिस्सा है। जनगणना क्या है? समवर्ती संघ सूची का जनगणना जो है, जनगणना संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। कहिएगा कि सर जनगणना तो बिहार में हुआ है, तो वो अपना से जनगणना हुआ है। जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, जनगणना कराने का अधिकार भारत सरकार को है, यानी केंद्र गवर्नमेंट को, यानी केंद्र को ये जिम्मेदारी है कि देश की आबादी कितनी है, कितनी साक्षरताएं है, कितनी महिला है, कितनी पुरुष है, तो ये सब पूरे के पूरे जनगणना कराने का जो अधिकार है वो केवल भारत सरकार को है। बाकी जो बिहार में जनगणना हुआ है वो अपनी मर्जी से अपना जनगणना करवा लिया है, लेकिन जनगणना कराने का अधिकार भारत सरकार को। क्योंकि देखो बिहार की जनगणना बिहार में कराया, अपना बिहार का केवल हुआ है, तो हर राज्य अपना अपना जनगणना करा सकता है, लेकिन जब पूरे भारत की बात आएगा तो पूरे भारत की जनगणना कराने का अधिकार भारत सरकार को है। इसीलिए संघ सूची का विषय है, क्योंकि संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। संघ को बोलते हैं केंद्र सूची। तो एग्जाम में याद रखिएगा जनगणना संघ सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का और न ही समवर्ती सूची का। लिखिएगा अगला, हर साल विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, 11 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो आप बोलेंगे 11 जुलाई को मनाते हैं। और लिखना है 2011 की जनगणना के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्यों? अभी तक तो 2011 का ही जनगणना के आधार पर मेरे पास सारा के सारा डेटा है कि हमारे पास साक्षरता कितनी है, पॉपुलेशन में को मतलब क्या, लिटरेसी में कौन आगे है, साक्षरता में कौन आगे है, लिंगानुपात में कौन आगे है
है ना, महिला की संख्या, पुरुष की संख्या, साक्षरता, ये सब 2011 के डाटा के हिसाब से हम लोग के पास डाटा अवेलेबल है। तो आपको हेडिंग बनाना है 2011 की जनगणना, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। 2011 की जनगणना आपको हेडिंग बनाना है। और 2011 की जनगणना, चूंकि इससे पहले अभी 2011 ही हुआ है, तो इसी से प्रश्न बनाएगा। अभी तक जो पहले पढ़े ना, वो जनगणना का इतिहास पढ़ रहे थे कि पहली बार जनगणना कब हुआ, किनके समय में हुआ। तो पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। फिर आया दशकीय आधार पे कौन, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। दशकीय आधार को बोलते वैज्ञानिक आधार। फिर हम बोले कि 2011 में जब जनगणना हुआ तो वे कौन से क्रम का था, तो 15वें क्रम का था। फिर हम पूछे कि जब स्वतंत्र भारत हो गया तब जनगणना कौन से क्रम का था, तो 7वें क्रम का था। फिर बोले कि 2011 की जनगणना दशकीय आधार पे कौन से क्रम का है, तो 14वें क्रम का है। हम बोले कि जब पहली बार जनगणना हुआ था तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आपका जवाब था कि WC फ्लाउडेन था। फिर हम पूछे कि 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, तब बोले चंद्रमौली था। फिर बोले 2011 की जनगणना का क्या बोलते हैं, थीम क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका थीम था। हर साल जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को मनाते हैं। अभी हम 2011 की जनगणना के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए। लिखिएगा भारत पूरे विश्व में, भारत पूरे विश्व में 17.5% आबादी कवर करता है। यानी पूरे दुनिया में जितनी भी आबादी है, पूरे दुनिया में जितनी भी आबादी है, पूरे दुनिया में जितना भी आबादी है उसमें हम लोग 17.5% विश्व में जनसंख्या में नहीं होना चाहिए, क्षेत्रफल में होना चाहिए। क्षेत्रफल 17.5% कवर, एक बार चेक करने दीजिए 17.5% क्या है। विश्व के जनसंख्या के हिसाब से भारत का जनसंख्या में कितना, 17.5%, हाँ 17.5% होगा। जनसंख्या में 17.5% होगा। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 2.41%, क्षेत्रफल में 2.41% है पूरे विश्व का। और जनसंख्या में, यानी पूरे विश्व में जितनी भी आबादी है उसका 17.5% तो केवल भारत के पास है। और एरिया में कितना है, 2.41%। ये क्या है, आपका 2011 की जनगणना के हिसाब से रिपोर्ट है। अभी 2021 वाला जब 22, 23, 24 में जो हुआ है उसका रिपोर्ट आएगा तो फिर यह डेटा चेंज हो जाएगा। और आपको लिखना है, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि देखिए 2001 में जनगणना हुआ होगा और उसके बाद 2011 में हुआ ना। अब होना था 21 में, नहीं हो पाया, तो पूछा जाता है कि 2001 में जनगणना हुआ, तो यानी 2001 से 2011 में कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा। परीक्षा में आएगा कि 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो आप बोलेंगे 17.7% का वृद्धि हुआ। यानी 2001 से लेकर 2011 तक 17.7% का जनसंख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो ये भी बात आप नोट कर लीजिए, ये भी बात आप नोट कर लीजिए। 2001 से 2011 में 17.7% जनसंख्या बढ़ा। अब आपको हेडिंग बनाना है कि क्षेत्रफल में हमारा भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पे है। क्षेत्रफल में हमारा जो भारत है वह कौन से स्थान पे है, तो आप कहेंगे 7वां स्थान पे है। पूरे दुनिया में भारत सबसे, क्षेत्रफल में सबसे, मतलब भारत का स्थान कौन सा है पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में, तो आप बोलेंगे 7वां है।
इसका मतलब 7 से पहले 6 गो देश है कोई बड़ा, हमसे बड़ा। तो 6 गो देश को याद कराने का ट्रिक है कि रुक चीन अब आया भारत, यानी भारत का जो नंबर है एरिया में, क्षेत्रफल में, वो 7वां है। इससे पहले 6 गो और देश बड़ा होगा हमसे, तो वो 6 गो देश कौन है उसको याद कराने का ट्रिक है कि रुक चीन अब आया भारत, अब आया भारत, ये ट्रिक है। यानी भारत क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है, तो उससे पहले 6 गो देश होगा, तो 6 गो देश कौन है जो हमसे बड़ा है एरिया में, तो वो होगा, उसका ट्रिक है कि रुक चीन अब आया भारत। तो इसका सब ट्रिक में क्या है, तो रू मतलब होता है रूस, तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। 1 नंबर पे रूस आएगा। फिर कहिएगा 2 नंबर पे कौन आएगा, तो रू माने हो गया रूस और क माने हो गया कनाडा, तो 2 नंबर पे हो गया कनाडा देश। तो 1 नंबर पे रूस और 2 नंबर पे कनाडा। कहिएगा 3 नंबर पे कौन, तो 3 नंबर पे चमगादड़ चीन, तो ये चीन हो जाएगा, 3 नंबर पे चीन हो जाएगा। कहिएगा अब माने अमेरिका, अब माने अमेरिका होता है, तो अमेरिका हो गया 4 नंबर पे। कहिएगा 5 नंबर पे कौन है, तो ब्राजील हो जाएगा। 5 नंबर पे कौन, तो ब्राजील, तो 5 नंबर पे चल गया ब्राजील। तो 1 नंबर पे कौन है सबसे बड़ा देश, रूस, 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में चीन, और 4 नंबर में अमेरिका, और 5 नंबर में ब्राजील, और 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर में कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो देखिए आपका ट्रिक में सारा है, रुक चीन अब आया भारत, रू माने रूस, क माने कनाडा, चीन माने चीन, अ माने अमेरिका, अब ब माने ब्राजील, अ माने ऑस्ट्रेलिया, अपना भारत 5वां नंबर तो है ही। तो हमसे 6 गो देश है जो बड़ा है। अब आ जाते अपना भारत की तरफ। जनसंख्या में तो 1 नंबर पे आ ही गए हम लोग, और क्षेत्रफल में हम लोग 7 नंबर पे है। अब हम लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं, इंडिया में अंदर। अब इंडिया में प्रवेश जब करेंगे, जब इंडिया में प्रवेश करेंगे आप, तो इंडिया में पूछा जाएगा क्या, इंडिया में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है, जनसंख्या में कौन सा राज्य है, तो वही आपको लिखवाना है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि भारत अब भारत में प्रवेश कर रहा है, अंदर, भारत के अंदर में जा रहा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत में। तो क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान है। कौन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। कहिएगा कि सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल में, तो सबसे जो छोटा राज्य है वो कौन है, तो वह है गोवा। कौन है, गोवा है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वह है गोवा। ये राजस्थान है, अगर आप समझ रहे हैं तो लिखिए, ये क्या है, राजस्थान, राजस्थान है ये क्या है, राजस्थान। और ये क्या है, गोवा। तो कोई बोले कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन, तो राजस्थान। कहिएगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन, तो गोवा। अब आता है कि सब जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है और सबसे छोटा राज्य कौन है, जनसंख्या में। तो आप इसको जनसंख्या में अब लिखिए, जनसंख्या में, जनसंख्या में। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, यूपी। और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो आप कहेंगे सिक्किम। सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वह है सिक्किम है। तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम जनसंख्या में, और सबसे बड़ा राज्य है यूपी जनसंख्या में। अब आ जाते हैं कि सर घनत्व में कितना है, जन घनत्व में कितना, डेंसिटी में कितना है। जन घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में, जन घनत्व, जन घनत्व। कहिएगा सर ये जन घनत्व क्या होता है, जन घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं,
यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व बोलते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग हम लोग रहते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा जो जनघनत्व वाला जो राज्य है वो अपना बिहार है। कौन है? अपना बिहार है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? अपना बिहार। अपना बिहार कहिएगा सर, अपना बिहार सबसे बड़ा है? हम कहेंगे बिल्कुल। राज्य की बात अगर करें, अगर राज्य की बात करें तो अपना बिहार है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर ले, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब हो जाएगा बिहार। जनघनत्व की बात कर रहे हैं, ऐसे बड़ा नहीं, ऐसे बड़ा राजस्थान है। जनघनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो आप बोलेंगे बिहार। लेकिन सवाल में बोलेगा कि सबसे बड़ा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर सबसे बड़ा कौन, तब नंबर आएगा दिल्ली का। तो पूरे भारत में सबसे बड़ा जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? दिल्ली है। कहिएगा सर, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वाला कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, चलिए केंद्र शासित प्रदेश हम अलग से कर लेंगे अभी, तो पहले राज्य को कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार। कहिएगा सर, बिहार में कितने लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर में? तो आप कहेंगे 1106, यानी हम लोग 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में 1106 लोग हम लोग निवास करते हैं। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर सबसे बड़ा तो बिहार है, तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसमें मात्र 10 लोग निवास करता है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने लोग? मात्र 10 लोग निवास करते हैं। तो फटाक से इसको आप नोट कीजिए। सबसे कम कौन? अरुणाचल प्रदेश। आप बिहार में कितने लोग माने रहते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला, अरुणाचल प्रदेश 1 किलोमीटर में कितने? 10। 10 को थोड़ा सुधार कर लीजिए, ये 17 कर लीजिए, 17। तो 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं। तो जनघनत्व में सबसे छोटा राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा? बिहार। लेकिन हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में बताइए, जनघनत्व में राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश। आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप बोलेंगे 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8। आप बोलेंगे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका जवाब होगा 8। और सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये सबसे लेटेस्ट आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जो बड़ा राज्य है वो कौन होगा? दिल्ली, जो 1 किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं। देखिए बिहार में 1106 था, अब देखिए यूपी में 11,000 है। तो 1 किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं। तो ये भी नोट कीजिए फटाक से। अब आपसे पूछा जाएगा कि लिंगा अनुपात में भारत का कौन सा राज्य आगे है? लिंगा अनुपात, लिंगा अनुपात का है तो लिंगा अनुपात का है तो सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं होती हैं उसे बोलते हैं लिंगा अनुपात। यह हेडिंग बनाइए, लिंगा अनुपात। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात का मतलब क्या होगा कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं रहती हैं। तो भारत का सबसे बड़ा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कि सर केरल है। कौन है? केरल। सबसे बड़ा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? तो केरल। कहेगा कि सबसे छोटा लिंगानुपात यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? तो आपका जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा। तो इतना नोट कीजिए, सबसे बड़ा कौन? तो केरल। सबसे छोटा कौन? तो आपका हो जाएगा हरियाणा। सबसे छोटा कौन? तो हरियाणा। कहिए सर कि केरल में कितना है? तो आप बोलेंगे 1084। 1084। 1084 का मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुष पर, देखो कथा नहीं, 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। यानी यहाँ महिला का संख्या ज्यादा है पुरुषों के अपेक्षा। तो 1000 पुरुषों में महिला कितना है? 1084। लेकिन हरियाणा की बात करें तो 1000 पुरुष में कितनी महिला है? तो मात्र 879, 879। यानी 1000 पुरुष है और 879 महिला है। मतलब कितना महिला कम गया? तो 119 महिला कम गया। तो 119 महिला कम है कहाँ? हरियाणा में। इसलिए हरियाणा का लिंगानुपात कम है और केरल का लिंगानुपात ज्यादा है, क्योंकि केरल में महिलाओं पुरुषों से ज्यादा महिला रहती है। लेकिन हरियाणा में क्या है? 1000 पुरुष में मात्र 879 ही महिला है। आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात हो चुका है आपका। आप बात करते हैं साक्षरता में, लिटरेसी। साक्षरता में मतलब भारत का सबसे कौन सा राज्य है जहां की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो साक्षरता में कौन सा है? तो आपको हेडिंग बनाना है साक्षरता। और साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा केरल। यानी लिंगानुपात में भी 1 नंबर पे और साक्षरता में भी 1 नंबर पे। लेकिन लिंगानुपात में सबसे कम हरियाणा था, लेकिन साक्षरता में सबसे कम अपना बिहार हो जाएगा। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? सबसे कम कौन होगा? तो अपना बिहार। तो सबसे कम कौन होगा? अपना बिहार होगा। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। केरल का साक्षरता कितना है? 94%। कितना है? 94% है। यानी केरल में 100 गो लोग में 94 गो लोग पढ़ा लिखा है। मतलब ऐसा माना जाए कि 100 के 100 लोग पढ़ा ही लिखा है। अब 100 में 94 को पढ़ा लिखा हो ही गया, तो बचा क्या? तो लगभग 100% मान लो इसको, तो 94% हो गया। लेकिन अपना बिहार का साक्षरता बहुत कम है, मात्र 61.2% है। मात्र 61.2%। यानी 100 गो लोग में मात्र 61 गो लोग बिहार में पढ़ा लिखा है। मतलब 39 गो लोग बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है 100 गो में। तो पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता किनका है? बिहार का। और सबसे ज्यादा साक्षरता किनका है? केरल का। केरल का कितना? 94%। और बिहार का कितना? 61.2%। तो आज के क्लास को हम इतने पे रखते हैं। जनगणना वाला टॉपिक हम कंप्लीट करा दिए हैं। इतना पढ़ लेते हैं तो जनगणना से 1 से 2 सवाल फिक्स है। तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सकता है देखिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके चल रहा है। स्टैटिक जीके हम ऑफलाइन क्लास में नहीं करवाएंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम में मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस वजह से हमें सिलेबस को कवर करना है। तो सिलेबस को कवर करने के लिए स्टैटिक जीके का क्लास यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप उसका नोट्स बनाइए। आप पर डे जो भी पढ़ाया जाता है उसको याद करके कल क्लास में सुनाइए। और जितने भी ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपसे तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखिए और उसका आंसर हमसे पहले बोलने का प्रयास करिएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जनगणना वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। एक बार फिर से बता देते हैं।
स्टैटिक जीके में शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य करा चुके हैं, पुरस्कार में भारत रत्न करा चुके हैं, और आज तीसरा टॉपिक जनगणना वाला करवा दिए हैं। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गुड नाइट, आप सब बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, बंद करो।